क्योंकि इसमें हमने रिलेशन ड्राइव करना है बाय डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पे हमने रिलेशन को प्रूव किया था, उसमें ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल इज 1.5। जी बच्चों 1.5 की स्टेटमेंट है, ड्राइव अ रिलेशन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। फिगर दी हुई है उसने। जी बच्चों फिगर जो उसने दी हुई है सिंपल पेंडुलम की, ठीक है जी। और ये इसकी इनिशियल पोजीशन जहां पे ला के उसने उसे छोड़ा है, ये उसकी पोजीशन थी, वहां पे उसने ला के छोड़ा। ये थीटा एंगल थीटा के साथ इसका कोई ना कोई मास m है और स्ट्रिंग की कोई ना कोई लेंथ l है। जी बच्चों ये डायग्राम जो है 1.2 फिगर के साथ एग्जाम्पल नंबर 1.5 में दी गई है। इसकी स्टेटमेंट जो है हम पढ़ते हैं, ड्राइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फिगर 1.2 यूजिंग अ डायमेंशनल एनालिसिस। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन द टाइम पीरियड t मे बी डिपेंड्स अपॉन। जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं डायमेंशन एनालिसिस में, जब हम रिलेशन ड्राइव करते हैं वो वेरियस फैक्टर्स दिए गए। लेंथ दी गई है हमें l, मास ऑफ बॉब m दिया गया है, एंगल जो है थ्रेड का जो वर्टिकली बनता है वो है थीटा दिया गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दिया गया है। सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन में हमें अच्छा गिवन दैट क्या क्या है, हमें लेंथ दी गई है, ठीक है जी, मास ऑफ बॉब दिया गया है, एंगल थीटा दिया गया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया गया है। ये चार चीजें हमें दी गई हैं, लेंथ, मास, थीटा एंगल वर्टिकली, और जी विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। सॉल्यूशन में हमने लिखना है, टाइम पीरियड हमने निकालना है, इसमें टी जो है बच्चों वो हम निकालेंगे। सो टाइम पीरियड के लिए हम इसमें कोई ना कोई फैक्टर जो है बच्चों वो ले लेंगे, कि टाइम जो है हम ले लेते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m मल्टीप्लाई बाय आप कर लें l मल्टीप्लाई बाय थीटा मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है जी। टी हमने निकालना इसको मल्टीप्लाई, लेकिन बच्चों कोई ना कोई इसके साथ कोफिशिएंट भी होना, इसका कोई ना कोई एक्सपोनेंट होना चाहिए, जिसको हम कंसीडर करते हैं a b c d। m के लिए a कर लेते हैं, इसके लिए b, और इसके लिए c, और इसके लिए d। जब भी हम कोई रिलेशन जो है डायमेंशन एनालिसिस से करते हैं उनका कोई ना कोई एक्सपोनेंट होता है, ठीक, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो स्क्वायर में हो, क्यूब में। इसलिए अपनी जो है इजीनेस के लिए, सहूलत के लिए हम उनको ए बी सी डी या 1 2 3 4 जैसे भी है वो आप कर लेते हो, ठीक है। अब बच्चों प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, यहां पे लिखते हैं कांस्टेंट, ठीक है जी। m रेज पावर a, l रेज पावर b, थीटा रेज पावर c एंड g रेज पावर d, ठीक है जी। इनको इकट्ठा लिख लिया। अब हमें पता है जब हमने किसी भी ये हमारे पास जो है गिवन है ए बी सी डी, बच्चों ये अननाउन है, हम सबसे पहले इन अननाउन्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अननाउन्स को फाइंड आउट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करें, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम रिलेशन फाइंड आउट करें। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम मास, लेंथ, थीटा और जी की डायमेंशन निकाल लें, ठीक है, तो ताकि हम ए बी सी डी फाइंड आउट कर सके। तो डायमेंशन सबसे निकालते हैं, कॉन्स्टेंट एज इट इज आएगा। अब बेटा मैस है तो मैस की डायमेंशन m होगी, इसकी रेज टू पावर a आ जाएगी, लेंथ है इसकी l हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके लिए हम लिखेंगे p। अब हमारे पास जो थीटा है बच्चों, थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा हमारे पास जो है ये वेरिएशन आती है, वर्टिकली वेरिएशन आ रही है, ठीक है। यानी कि थीटा हमारे पास जो है रेडियन है, प्लेन एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन्स के अंदर है। तो प्लेन एंगल के अंदर हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या आता होता है, थीटा होता है। प्लेन एंगल है ना, प्लेन एंगल हमने पढ़ा था, प्लेन एंगल जो था हमारे पास किसी भी राउंड बॉडी का ले लें, सर्कुलर बॉडी का, कि वो एंगल सबस्टेंड होता है, ठीक है, जिसमें उसकी लेंथ और उसकी आर्क लेंथ के इक्वल आर जो होता है वो हमारे पास रेडियन थीटा इक्वल होता है, ठीक है, जिसे हम रेडियन में लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ इंटू लेंथ यानी ऑपोजिट साइड्स के साथ ही हम इसको लेंगे, जो कि इनवर्स ऑफ द साइड्स होगा, दोनों साइड्स की, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है जी बच्चों। ये हमने लिख लिया इनकी डायमेंशंस। अब हमने इन डायमेंशंस को लेके चलना है, ठीक है, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी डायमेंशन इसके कंपैरेटिव है। कंपैरेटिवली इसकी डायमेंशंस को हम लेके चलने से मुराद ये है कि हमने देखना है कि टी के साथ कौन सी डायमेंशन जो है कंपेयर की जा सकती है। टी के साथ डेफिनेटली टी ही कंपेयर की जा सकती है। सो एम के साथ एम लेफ्ट साइड को कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग, यहाँ पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे हम कंपेयरिंग करने लगे बच्चों टी के साथ। आप देख सकते हो
टी के साथ कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं टी रेज टू पावर माइनस 2d। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे ये रिलेशन एक बन गया, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसे। इसी तरह मैथ, इधर देखें ये मैथ है, इसकी कोई भी नहीं है, तो इसको लिखेंगे m रेज टू पावर 0 इक्वल m रेज टू पावर a, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इसी तरह लेंथ की देखें बच्चों, लेंथ की इस तरफ कितनी है, कोई भी नहीं है, लेंथ कितनी है यहाँ पे, ये तो वैसे कैंसिल हो जाए, लेंथ इंटू लेंथ, 2 टाइम लेंथ स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी हर एक लेंथ की अगर हम यहाँ पे ड्राइव करें तो टोटल लेंथ, इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं, सेम बेसिस है, इधर लेंथ हमारे पास 0 है, तो सेम बेसिस एक्सपेरेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है लेंथ, इसके ऊपर ए बी कर लें प्लस 0 यानी कि 0c हो जाएगा, ठीक है, 0c हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो c है वो 0 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसलिए अगर हम इसको ऐड भी करें तो a b c d करके भी ऐड कर सकते हैं, जबकि l नॉट 0 के साथ भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम l l l ऐसे भी कर सकते हैं, c प्लस c माइनस c भी कर लो, फिर भी वो 0 ही आंसर आना है, जैसे आपकी बुक के अंदर मेंशन है वैसे ही कर लेते हैं, c माइनस c, ठीक है जी, और प्लस d। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हमने करने हैं, ये भी हो गया, टाइम भी होगा, सारे हो गए। अब हम इनको कंसीडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों देखो तो t इधर 1 था और उधर देखो बेस है, बेस क्या हो जाना कैंसिल, ठीक है, और ये आ जाना माइनस 2d, जबकि इट इम्प्लाइज दैट यहां से d इक्वल आ जाएगा माइनस 1/2। बच्चों ये d की वैल्यू आ गई, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, 1/2। अब हमने बात करते हैं इसकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखो बच्चों इधर 0 है लेफ्ट साइड पे, उधर a आ रहा है, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब हमने बच्चों सॉल्व करनी है इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए डायग्राम जो है मैं साफ करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है इतनी। अब इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए बच्चों अगर आप देखें तो c से c जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, 0 इक्वल b प्लस डी, ये आ जाता है ना, c से c कैंसिल हो जाएगा, 0 b प्लस डी, यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर लो, b माइनस 1/2 आ जाएगी, ये माइनस 1/2 बच्चों इधर आगे प्लस हो जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थीटे वाले की, बात ले लेते हैं कि थीटा हमारे पास जो था इधर, अगर सिर्फ थीटे वाले को ले लेते हैं तो c प्लस है c माइनस है, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू 0 होती है c प्लस या c माइनस, वो इक्वल किसके होता है 1 के, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इस डायमेंशन एनालिसिस को लेते हैं, इन्हीं की वैल्यू थीटा वाली को अगर हम थीटा के लिए अप्लाई करते हैं, तो थीटा के लिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ थीटा के लिए, ठीक है, यहाँ पे था L 0, उधर हमारे पास L इंटू L माइनस 1 यानी C है, ठीक है। ये हम थीटा के लिए कह रहे हैं, थीटा की क्या डायमेंशन आएगी एक्चुअली, तो थीटा डायमेंशन लेने के लिए यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 0c भी कर सकते, ठीक है। तो 0c से मुराद ये है कि इधर हमारे पास c है और उधर हमारे पास क्या है 0c है बच्चों, तो 0c का मतलब वही 0 वैल्यू आती है, तो जिसकी वैल्यू 0 होती है वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसलिए हमने इसको क्या लिया 0c, यानी थीटा हमारे पास जो हम थीटा के लिए वैल्यू ले रहे हैं वो है L इंटू एल इनवर्स 1, ठीक है। एक तरफ L इंटू एल इनवर्स 1 का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ये 0c हो जाएगी ना, ठीक है, अंदर लिखने चाहे ये वाली, ये n ये 0c हो जाएगी ना, इनकी पावर कितनी हो जाएगी -1 + 1 0, यानी L रेज टू पावर है ना, ये 1 है ये +1 है, तो पावर कितनी हो जाएगी 0, और किसके इक्वल आएगी 1 के, इसलिए ये 1 हो जाएगा। अब बच्चों a b c d थीटा सबकी वैल्यूज आ गई हैं, अब रिलेशन हमारे पास ये था, ठीक है। अब इस वाले रिलेशन में आप वैल्यूज को पुट कर लो तो इनका आंसर आ जाएगा, यहां पे हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखते हैं इसका आंसर t इक्वल्स कांस्टेंट, ठीक है जी, m 0 है, ठीक है, हम 0 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय L
बी हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह थीटा हमारे पास कितना आया 1, थीटा पूरे की वैल्यू 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा पूरे की वैल्यू आ रही है, एक्चुअली ये थीटा ही आ रहा है, ठीक है। थीटा जो है ना एंगल, एक्चुअली ये पूरे की वैल्यू 1 आ रही है, कांस्टेंट है एक किस्म का थीटा जो है, क्योंकि ये वेरिएबल थीटा जो है एक्चुअली ये डिफाइन करता है कि कितने एंगल के साथ हमने उसको पुश किया है, पुल करके छोड़ा, उसी एंगल के साथ उसने रोटेट करना है। इससे ये 1 आ गया। उसके बाद वैल्यू आती है जी की, डी हमारे पास है -1/2। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। जिसकी पावर 1 होती है वो वही रहता है कांस्टेंट, जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है आंसर 1। ये भी 1 आ गया। ये L √L आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 1/√g। ठीक है बच्चों, ये 1 से 1 तो वैसे कैंसिल हो जाना है, यानी कैंसिल से मराद ये कि वैसे 1 हो जाना है इसने, ठीक है। इक्वल आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट L/√g। तो बच्चों इसको अगर आप इकट्ठा लिख लो, ठीक है, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो। तो T हमारे पास इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट L/g। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो है अपने जो वेरिएबल कंसीडर करते हैं, जो एक्सपोनेंट के नाम तौर पे वो निकाल के, और जो हमारे पास स्पेसिफिक वेरिएबल जो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं और कोफिशिएंट के तौर पे और पावर्स के तौर पे उनको निकाल के हम रिलेशन जो है फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है बच्चों वो है लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल विच इज 1.6, जिसमें हमने जो है वो भी डायमेंशनल एनालिसिस के रिलेटेड ही है। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो है हमने जो है डायमेंशन ही फाइंड करनी है, जो इसके अंदर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आता है, एक्चुअली जो आपके स्टोक्स लॉ की एग्जांपल है इसमें दी हुई है 1.6। Okay students, 1.6 find the dimension and hence the SI units of the coefficient of viscosity eta in the relation of the Stokes law. For the drag force F is equal to 6 pi eta into R into V. So F is the force for a spherical object of radius R moving with the velocity V. We have given F equal 6 pi eta V into R, R into V, whatever, V into R. Okay बच्चों, this is a Stokes theorem, this is a equation of Stokes theorem। बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ा था, बर्नौलीज थ्योरम के साथ जो हमने 6th चैप्टर किया था अपना फ्लूइड वाला, फ्लूइड डायनामिक्स वाला, उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा था। इसमें हमने डायमेंशन निकालनी है जी ईटा की, और इसके यूनिट्स निकालने हैं SI यूनिट। ये दो चीजें निकालनी, डायमेंशन निकालनी इसकी डायमेंशन निकालेंगे। इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ईटा हमारे पास बच्चों आ जाएगा F, ये सारे फैक्टर नीचे जा क्या हो जाएंगे डिवाइड, ठीक है। अब बच्चों 6 पाई जो है ये तो हमारा कांस्टेंट है, 6 पाई क्या है कांस्टेंट है, जबकि इसको अगर हम स्किप कर दें इस वाले को, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। तो इस तरह हमें जरूरत पड़ती है इन दोनों की। तो हमने डायमेंशन निकालनी है ईटा की, इधर से निकालनी है फोर्स की, इधर निकालनी है रेडियस की, और इधर निकालनी है वेलोसिटी की। दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ईटा। इट्स क्वाइट इजी। फोर्स बच्चों आपको पता था F इज इक्वल टू MA, M का मैस, ठीक है, जबकि A हमारे पास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे हमारे पास है रेडियस, रेडियस मीटर में होगा, लेंथ, साथ है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, इस तरह जो है हम इसकी डायमेंशंस लिख लेंगे। आप इनको इकट्ठा कर लें। ईटा की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाती है, मैथ तो एक ही है, M एक ही रहेगा। अब देखो बच्चों L, ये नीचे 2 L स्क्वायर है, ये माइनस के हो जाएंगे ऊपर जाके, एक L ऊपर है, 1 - 2 -1 रह जाएगा, L इनवर्स 1, ये T इनवर्स 1 माइनस के ऊपर प्लस का हो जाएगा, T इनवर्स 1 ही रह जाएगा एक। तो बच्चों इस तरह जो है ये इसकी डायमेंशन आ जाएंगे। देखें ये L और ये L स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर L +1 है, ये L स्क्वायर माइनस का प्लस का ऊपर माइनस का हो जाएगा, 1 - 2
तो -1 रह जाएगा। इसी तरह बच्चों ये -1 है, नीचे +1 हो जाएगा, ऊपर -2 है, माइनस का 1 रह जाएगा। सो दिस इज द, क्या कहते होते हैं उसे, डायमेंशन। अब यहां से बच्चों हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। एम क्या है, मैस है, किलोग्राम, ठीक है, यूनिट SI यूनिट ऑफ ईटा, SI यूनिट ऑफ ईटा, मैस किलोग्राम में, लेंथ मीटर पर मीटर, टाइम पर सेकेंड। तो यहीं से हम बच्चों जो है इसके ऐसे यूनिट भी निकाल सकते हैं। छोटा सा करके लिख लो, मैंने बड़ा करके लिख दिया। तो ये हमारे पास SI यूनिट आ गए, ठीक है। जो डायमेंशन आप निकालते हो उसी डायमेंशन को यूज करके आप उसका SI यूनिट भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैस किलोग्राम, लेंथ पर मीटर, पर लेंथ है ना, तो पर सेकेंड है, तो ये S। तो बच्चों ये थी आपकी सारी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स।